शिक्षण प्रसारक मंडल अंदौरा संचालित जवाहर कला विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय अंदौरा हिंदी विभाग की ओर से आज 5वां पुष्प पिरोने जाने वाले हैं प्रोफेसर डॉक्टर अशोक जी मरडे। आपका विषय है प्रयोजनमूलक हिंदी। हिंदी के संदर्भ में आप प्रयोजनमूलक विषय को स्पर्श करते हुए आप अपना मंतव्य प्रकट कर सकते हैं। डॉक्टर अशोक मरडे जी 1997 से यशवंतराव चौहान महाविद्यालय तुलजापुर में कार्यरत हैं। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में आपका अनमोल योगदान है। आप डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के पूर्व हिंदी अध्ययन मंडल के सदस्य भी रह चुके हैं। ऑनलाइन क्षेत्र में आपने काफी पाठ्यक्रम पर अनेक प्रकार के वीडियो भेजकर अपना एक स्थान निश्चित ही आपने निर्माण किया है। सभी हमारे सामने एक आदर्शवत कार्य निश्चित रूप में आपने किया है, जब सभी छात्रों को इस महामारी के काल में आपके विचार उन्हें एक रास्ता दिखाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। अशोक जी का पढ़ाई के प्रति निष्ठापूर्वक लगन है। आपने एमए, बीएड, एमएड, एमफिल, पीएचडी, सेट ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण उपाधि आपने प्राप्त किए हैं और अनेक अनुसंधान के क्षेत्र में आपके पत्रिकाएं और अनुसंधान का कार्य, पेपर वाचन, पेपर प्रकाशन, पुस्तक प्रकाशन शायद कबीर पर भी मराठी में आपने निकाला है इंग्लिश सर जी के साथ। काफी सुंदर कार्य, महत्वपूर्ण कार्य मरडे जी ने इस तुलजापुर इलाके में निश्चित रूप से यशवंतराव चौहान महाविद्यालय की ओर से आपने किया है। देवदास इंग्लिश जी का जो सेवा अवकाश प्राप्त साधना गौरव ग्रंथ आपने निकाला। आपका कार्य निश्चित ही हमें प्रेरणादायी है। मैं अशोक जी से विनती करता हूं कि प्रयोजनमूलक हिंदी या हिंदी के अन्य पहलुओं पर अपना विचार प्रकट कर हमें निश्चित रूप से मार्गदर्शन करें। यह मैं हिंदी विभाग जवाहर महाविद्यालय की ओर से विनती करता हूं। हमारे विभाग अध्यक्ष डॉक्टर मीना जाधव जी भी स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण की रोज वे रहते हैं। फिर एक बार मैं अल्प परिचय देकर मरडे जी से विनती करता हूं कि आप अपना मंतव्य प्रकट करें। मरडे जी। आप सभी को सादर प्रणाम। जवाहर महाविद्यालय अंडूर द्वारा आयोजित शिक्षण महर्षि अलूरे गुरुजी ऑनलाइन हिंदी सप्ताह व्याख्यानमाला में उपस्थित आप सभी छात्र, महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर उमाकांत चंद्रशेट्टी सर, हिंदी विभाग प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर मीना जाधव मैडम, उसी प्रकार हिंदी विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर मल्लीनाथ बिराजदार सर, संयोजक, आप सभी के द्वारा इस तरह ऑनलाइन व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया है। महाराष्ट्र के कई महाविद्यालयों द्वारा इस तरह व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया है, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में जिस किसी ने आयोजन किया है उस कॉलेज का नाम है जवाहर महाविद्यालय अंडू। गौरव की बात है कि 8-8, 9-9 व्याख्यान
हिंदी दिवस या हिंदी सप्ताह के माध्यम से आप सभी छात्रों को इस तरह का वैचारिक अवसर प्रदान कराना मामूली बात नहीं है। इन सभी व्याख्याताओं को देखें तो एक से बढ़कर एक कई नाम यहाँ देखे जा सकते हैं। कुछ लोगों के व्याख्यान अब तक आपने सुन भी लिए हैं। अलग अलग विषयों पर इस तरह के व्याख्यानों का आयोजन किया गया है, इसलिए सबसे पहले मैं महाविद्यालय का अभिनंदन व्यक्त करना चाहता हूं। जैसा कि मुझे विषय दिया है प्रयोजन मूलक हिंदी, ये विषय केवल 2 शब्दों में सीमित नहीं है। प्रयोजन मूलक हिंदी की व्याप्ति काफी विस्तृत है। केवल एक टॉपिक नहीं है ये पूरे पेपर का नाम है। पेपर के अतिरिक्त बहुत सारे विषय प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत आते हैं। भाषा के अध्ययन के साथ साथ अन्य बहुत सारी बातों का हमें अध्ययन करना होता है, जैसे पत्र लेखन हो या अनुवाद हो, पत्रकारिता हो, कार्यालयीन हिंदी के बारे में जानना हो, विज्ञापन हो, पारिभाषिक शब्दावली हो। इन सभी को प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत देखा जाता है। हम अध्ययन करते समय एक तो साहित्यिक अध्ययन और साहित्येतर इस तरह का पाठ्यक्रम हम देखते हैं, अध्ययन करते हैं। साहित्येतर के अंतर्गत इन विषयों को हम देख सकते हैं प्रयोजन मूलक हिंदी को। हालांकि प्रयोजन मूलक हिंदी यह विषय बिल्कुल नया है। इससे पहले लगभग 15-20 साल पहले इस तरह का स्वतंत्र पेपर पढ़ाई के लिए नहीं था। केवल कहानियों के पेपर थे, उपन्यासों के पेपर थे, कविताओं के पेपर थे, कथितर साहित्य के पेपर थे। लेकिन प्रयोजन मूलक हिंदी यह विषय सभी भाषाओं में, मराठी में हो या अंग्रेजी में हो या हिंदी में हो, कोई भी भाषा हो, इस तरह अलग रूप में पढ़ाया जाता है। हम हिंदी वाले प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। किसी विशेष प्रयोजन के लिए जिस किसी सामग्री को पढ़ा जाता है, उन सभी का समावेश प्रयोजन मूलक हिंदी में किया जाता है। विशेष प्रयोजन के लिए जो पाठ आपको पढ़ाए जाते हैं, अध्ययन में उसका समावेश किया गया है, उन सारी बातों को प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत आप लोग देखते हैं। बीए फर्स्ट ईयर के छात्र हो, एसएल के खासकर छात्र हो, बीए फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, उनमें साहित्यिक अध्ययन के अतिरिक्त एक दूसरा भाग है जिसका अध्ययन आपको करना होता है। उसमें अनुवाद है, टिप्पण है, प्रारूपण है, इसके साथ साथ पत्र लेखन है, पारिभाषिक शब्दावली है, पत्राचार है। इन सभी बातों को हम प्रयोजन मूलक हिंदी के रूप में जानते हैं। बीए फर्स्ट ईयर एसएल के लिए यह पाठ्यक्रम है। इसके साथ साथ बीए द्वितीय वर्ष, बीए बीएससी बीकॉम द्वितीय वर्ष के लिए इस तरह का पाठ्यक्रम है। बीकॉम के लिए तो स्वतंत्र प्रयोजन मूलक का पाठ्यक्रम है, संप्रेषण मूलक हिंदी शीर्षक का। इसके साथ साथ बीए ऐच्छिक हिंदी के छात्रों के लिए स्वतंत्र एक पेपर है, पूरा पेपर है 100 अंकों के लिए, मतलब 50-50 अंकों के लिए, दोनों सत्रों के लिए, प्रयोजन मूलक हिंदी भाग 1 और प्रयोजन मूलक हिंदी भाग 2, इस तरह का पेपर पढ़ाया जाता है। अब एक ही व्याख्यान में पूरे पेपर को बताना कठिन बात है। केवल यहाँ मान लो कि केवल टिप्पण पर ही पूरा व्याख्यान दिया जा सकता है, केवल टिप्पण पर, केवल संक्षेपण पर व्याख्यान दिया जा सकता है, केवल पत्र लेखन पर व्याख्यान हो सकता है, विज्ञापन पर व्याख्यान हो सकता है, या भाषा के रूप इस पर व्याख्यान हो सकता है। लेकिन ये जो पूरा पाठ्यक्रम है, इस पर संक्षेप रूप में मैं इन पाठ्यक्रम को समेटने की कोशिश करूंगा। हालांकि कम समय में इन सारे पाठ्यक्रम को समेटना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि संक्षेप में, इसका सार रूप में
आपके सामने इसे प्रस्तुत करूं। जैसे कि इसकी आवश्यकता क्या है, प्रयोजन मूलक हिंदी पढ़ाने की आवश्यकता क्या है। इससे 10-20 साल पहले केवल कहानियों का पढ़ाना मतलब जो एमए हम लिखते हैं एमए हिंदी, पहले एमए हिंदी नहीं, एमए हिंदी साहित्य, इस तरह की उपाधि थी कि एमए हिंदी साहित्य। अब केवल साहित्य के साथ साथ अन्य बहुत सारी बातों को भी पढ़ाना आवश्यक है। जैसे कि विज्ञान की वजह से काफी उन्नति हुई है, ग्लोबलाइजेशन का युग आया है, भूमंडलीकरण का युग आया है। ऐसे में नई नई आवश्यकताओं की ओर हमें ध्यान देना है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कई आविष्कार किए गए और इन्हीं आविष्कारों के चलते नई नई शाखाओं को, ज्ञान शाखाओं का आविष्कार हुआ, कई विषयों का आविष्कार हुआ। इसके साथ साथ इसी के कारण कई बातें आपको पढ़ाना भी आवश्यक हो गया, जैसे कंप्यूटर की शिक्षा, यह भी इसी काल की उपज है। कार्यालयी हिंदी, अनुवाद, पत्रकारिता, प्रयोजन मूलक हिंदी, ये सारी की सारी आज के समय की मांग है। जैसे कि हर मनुष्य बोलता है, उसकी अपनी वाणी होती है। एक मनुष्य बोलता है, दूसरा उस भाषा का हो तो समझ लेता है, लेकिन हम प्राणियों की भाषा समझ नहीं पाते, पंछियों की भाषा हम समझ नहीं पाते। हम मनुष्य की भाषा बोलते हैं, एक मनुष्य उसकी भाषा समझता है। केवल मराठी भाषी को समझता है, हिंदी भाषी को समझता है, या विदेशों की कोई भाषा हो तो वे एक दूसरी की भाषा को समझता है, लेकिन उस भाषा को उसे जानकर होना चाहिए। ये मान लो एक मनुष्यों की भाषा है अलग अलग, तो मनुष्यों की हर प्रकार की, हर एक की बोली भाषा है। महाराष्ट्र के लोग इस तरह मराठी की अन्य बोलियों का प्रयोग करते हैं, हिंदी की बहुत सारी बोलियां हैं, इसका प्रयोग करते हैं। इन बोलियों का प्रयोग हर क्षेत्र में किया जाता है। उसी प्रकार प्रत्येक राज्य की अपनी राजभाषा होती है, उसे हम राज्य भाषा भी कह सकते हैं। राजभाषा कामकाज की भाषा होती है, उसे हम ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। उसी प्रकार अगर अनेक राज्यों से मिलकर कोई राष्ट्र बनता है तो उसके लिए जो भाषा होती है उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा कभी कभी एक हो सकती है, कभी कभी अनेक भाषाएं हो सकती है। इसके साथ साथ अगर भाषा का वैश्विक रूप है तो उसे हम अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में भी जानते हैं। जैसे कि हम समझते हैं कि अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी आज विश्व की स्तरीय भाषाओं में से एक है। हिंदी भी विश्व भाषा है। इसके साथ साथ प्रत्येक प्राणी की, प्रत्येक व्यक्ति की मातृभाषा होती है, उसी प्रकार मानक भाषा होती है, जिसे हम परिनिष्ठित भाषा, मानक भाषा या स्टैंडर्ड लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। उसके साथ साथ अन्य भी दो भाषाएं होती है, जैसे कि स्त्री भाषा और पुरुष भाषा। हालांकि इसका उल्लेख जैसे भाषा बोली के मतलब भाषा के रूपों में इसका उल्लेख किया जाता है। स्त्रियों की भाषा अलग होती है और पुरुषों की भाषा अलग होती है। कभी कभी कुछ शब्द एक दूसरे के अलग होते हैं। इस तरह भाषा के कई रूप होते हैं। इन सभी का अध्ययन प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत होता है। जैसे कि केवल राजभाषा पर भी आपको प्रश्न होता है काफी विस्तार से। राजभाषा, भारत की राजभाषा हिंदी है या राष्ट्रभाषा हिंदी है, ये काफी विस्तार से इस पर बोला जा सकता है। इसके साथ साथ मानक भाषा किसे हम कहते हैं, इस पर भी काफी चर्चा होती है। मानक भाषा जिसमें इस तरह के कोई गुण दोष नहीं होते हैं और सभी ओर से, सभी स्तरों पर, खासकर राजकीय कामकाज की भाषा के रूप में, मानक भाषा के रूप में, स्टैंडर्ड लैंग्वेज के रूप में इसका प्रयोग होता है। अब भाषा का उपयोग क्या है? संवाद के लिए। संवाद के लिए भाषा बोली जाती है। संवाद के लिए भाषा बोली जाती है। हाँ, एक मिनट को, हाँ कॉल आई थी बीच में। संवाद के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। आज मनुष्य वैश्वीकरण के युग में व्यापार के उपयोग के लिए भाषा का इस्तेमाल करता है। जो अच्छी तरह से बोल पाता है, अच्छी तरह से अपनी बातों को व्यक्त कर पाता है,
उसका निश्चित रूप से अच्छा व्यापार होता है। जिस तरह मराठी में कहा जाता है कि बोलणाऱ्याची माती विकते, उसी प्रकार भाषा के अध्ययन में आप किस तरह से बोले, आप किस तरह से विचारों को प्रकट करें, आपको किस तरह से विचारों को प्रकट करना है, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना है, ये एक प्रकार का अच्छा कौशल है। जिसके पास यह अच्छा कौशल होता है तो निश्चित रूप से वह अपने जीवन में सफल होता है। इसलिए कहा जाता है कि 100 आदमियों में एक आध आदमी पहलवान होता है, लेकिन 1000 व्यक्तियों में कोई एक वाक्पटु अर्थात भाषण देने वाला अर्थात वक्ता होता है। जिसके पास इस तरह का कौशल होता है, बोलने का कौशल होता है, वह जीवन में श्रेष्ठ माना जा सकता है। वह अपनी बातों को दूसरों तक आसानी से पहुंचा सकता है। इसके साथ साथ पत्राचार के लिए भाषा की आवश्यकता है, सरकारी कामकाज के लिए भाषा की आवश्यकता है, प्रशासन के लिए भाषा की आवश्यकता होती है, विज्ञान तकनीकी के लिए इस तरह की भाषा की आवश्यकता होती है। कृषि क्षेत्र में नए नए आविष्कार हो चुके हैं, हो रहे हैं, इसके लिए भी भाषा की आवश्यकता होती है। विधि के अंतर्गत नए नए शब्द आज प्रचलित हो चुके हैं, नए नए पारिभाषिक शब्द बन चुके हैं, उसका भी यहाँ प्रयोजनमूलक हिंदी के अंतर्गत समावेश होता है। और उसी प्रकार जनसंचार के लिए भी भाषा की अहम भूमिका होती है। जैसे कि जनसंचार के माध्यम कई हैं, दृश्य माध्यम, श्रव्य माध्यम। जनसंचार माध्यम उसे कहा जाता है जिसके माध्यम से मनुष्य एक दूसरे से अच्छी तरह से संवाद स्थापित कर पाता है। ये जनसंचार माध्यम है, चाहे रेडियो हो, टीवी हो, अखबार हो, जितने भी संचार के माध्यम, इंटरनेट हो, ये सारे जनसंचार के माध्यम है। इसका भी अध्ययन प्रयोजनमूलक हिंदी के अंतर्गत होता है। इसके साथ साथ मुख्यतः आज हम देखते हैं कि विश्व में कई देशों में कई भाषाओं में लिखा जा रहा है। मराठी में बहुत सारे लोग लिखते हैं, हिंदी में बहुत सारे लोग लिखते हैं। भारत के बाहर चीन में चीनी भाषा में बहुत सारे लोग लिखते हैं, स्पेनिश में लिखते हैं, अन्य भाषाओं में लिखते हैं। महाराष्ट्र के अतिरिक्त कन्नड़ हो, तेलुगु, गुजराती हो, बंगाली हो, अनेक भाषाओं में लिखा जाता है। अच्छा साहित्य लिखा जा रहा है, श्रेष्ठ साहित्य लिखा जा रहा है। ऐसे में इन भाषाओं के साहित्य को अपनी भाषा में लाना हर एक व्यक्ति का काम है। वही भाषा श्रेष्ठ होती है जिस भाषा में दूसरी भाषाओं की श्रेष्ठ कृतियों का अनुवाद होता है। हम अपनी भाषा को तभी संपन्न कर पाते हैं हमारी भाषा में अन्य भाषा की बहुत सारी श्रेष्ठ किताबों का हम अनुवाद करें। इसलिए अनुवाद का महत्व है, अनुवादकों का महत्व है। अनुवाद दूसरी भाषाओं का मतलब मूल भाषाओं का अनुवाद लक्ष्य भाषा में किया जाता है। स्रोत भाषा का अनुवाद लक्ष्य भाषा में किया जाता है। मूल भाषा मतलब जिस भाषा का हमें अनुवाद करना है और जिस भाषा में अनुवाद करना है उसे हम लक्ष्य भाषा कहते हैं। उसे अंग्रेजी में सोर्स लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज कहते हैं। सोर्स लैंग्वेज का अर्थ है स्रोत भाषा, SL जिसे शॉर्ट में हम जानते हैं SL, और TL का अर्थ है टारगेट लैंग्वेज। जिस भाषा में हमें अनुवाद करना है उसे टारगेट लैंग्वेज कहते हैं। तो इसे SL और TL के नाम से हम जानते हैं। अब यहाँ कुछ अनुवाद की बहुत सारी परिभाषाएं हैं। अनुवाद की बहुत सारी परिभाषाएं हैं। एक भाषा के विचारों को दूसरी भाषा में लाना, एक भाषा के आशय को दूसरी भाषा तक पहुंचाना, यह अनुवाद मूलतः परकाया प्रवेश है। परकाया प्रवेश है, एक काया से दूसरी काया में प्रवेश करना अनुवाद है। अब इसकी महत्ता असाधारण है, अनन्य साधारण है। खासकर मराठी भाषी आप है तो निश्चित रूप से आप अपनी रचना मराठी में भी लिख सकते हैं और उसका अनुवाद आप हिंदी में लिख सकते हैं, या आप हिंदी में लिखिए उसका अनुवाद मराठी में कीजिए। आपके लिए सुअवसर है कि आप एक साथ दो भाषाओं के रचनाकार हो सकते हैं। हम मूलतः आसानी से दो भाषाओं को समझते हैं। मातृभाषा मराठी है और राष्ट्रभाषा है, अपने अध्ययन की भाषा हिंदी है, राष्ट्रभाषा हिंदी है। इसका अर्थ यह हुआ कि आप जब भी कुछ लिखते हैं
इसका अर्थ यह होता है कि आप दो भाषाओं के लिए लिखते हैं, निश्चित रूप से आसान से बात आपके लिए हो जाती है। कोई कहानी लिखिए, हिंदी में लिखेंगे तो उसका अनुवाद मराठी में कीजिए, मराठी में लिखिए तो उसका अनुवाद हिंदी में कीजिए। एक साथ आप दो भाषा के साहित्यकार बन जाएंगे। अधिक भाषा जानने वालों के लिए यह एक अच्छी बात होती है। उसी प्रकार अनुवाद, हालांकि केवल अनुवाद पर यह विषय नहीं है, बहुत सारे अन्य विषय भी है। तो यह एक और बात है कि अनुवाद के कई प्रकार है, जैसे कि छायानुवाद होता है, भावानुवाद होता है, सारानुवाद होता है, अर्थानुवाद होता है, रूपांतरण होता है, कई प्रकार है। अनुवाद के कई प्रकार है। उसी प्रकार जिस प्रकार की कृति है उसी प्रकार का उसका अनुवाद किया जाता है। यह अनुवाद की एक प्रकार की प्रक्रिया होती है और निरंतर यह प्रक्रिया अनुवादक के मन के भीतर ही चलती रहती है। अगर अनुवाद किसी अनुवाद की कृति का मतलब किसी कृति का हमें अनुवाद करना है, हालांकि यह कौशल है। हम कोई रचना को अनुवाद के लिए ले तो निश्चित रूप से उसे पहली बार 2 या 3 बार आराम से पढ़ना चाहिए। जहां कहीं कठिन बातें उसे रेखांकित करना चाहिए। सबसे पहले चयन, मतलब किताब का चयन होता है। उसके बाद प्रत्यक्ष अनुवाद कार्य की दिशा में उसका विश्लेषण किया जाता है। हालांकि अनुवाद के चरणों के अलग अलग सोपान दिए हैं, जैसे नायडा द्वारा अलग सोपान दिए हैं, बातगेट द्वारा अलग सोपान दिए हैं, अर्जुन चौहान द्वारा अलग सोपान दिए हैं, लेकिन मूलतः 3 चरण यहाँ माने जा सकते हैं। एक था चयन, पृथक्करण और उसका प्रत्यक्ष कार्य और अंत में उसका अनुवाद। हालांकि अलग अलग उसके प्रकार है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। तो मूलतः अनुवाद करते समय जो कठिन बातों को रेखांकित किया जाता है, कठिन शब्दों को रेखांकित किया जाता है, पर्याय में जो कुछ शब्द है, जो कुछ आशय, जो कुछ विचार है, उसका अनुवाद करना आवश्यक होता है। और मूल कृति के साथ साथ उसे मिलाकर देखा जाता है, उसे हम मिलान कहते हैं। मूल कृति में के अनुरूप उसका अनुवाद हुआ है या नहीं। हालांकि किसी भी अनुवादक के लिए 100% अनुवाद करना असंभव कार्य है, लेकिन उसकी कोशिश रहनी चाहिए कि अनुवाद कार्य पूरी तरह से स्तरीय हो। पूरी की पूरी बात उसमें अनुवाद के माध्यम से उस रचना में आनी चाहिए। इसलिए अनुवादक के पास कुछ अन्य गुण होने चाहिए। वो निष्पक्ष होना चाहिए, विषय का उसे ज्ञान होना चाहिए। मान लो कोई साहित्यकार है और वह विज्ञान की किताब का अनुवाद करेगा तो उसकी दृष्टि से वह अनुवाद कार्य सफल नहीं हो जाएगा। तो अनुवादक के लिए, खासकर वैज्ञानिक अनुवाद के लिए, वैज्ञानिक दृष्टि रखने वाला या उसका ज्ञाता ही अगर अनुवाद करेगा तो निश्चित रूप से उसका अनुवाद श्रेष्ठ हो जाता है। अगर विधि की किताबों का अनुवाद करना है, कानून की किताबों का अनुवाद करना है और कोई कवि उसका अनुवाद करे तो निश्चित रूप से वह अनुवाद बिगड़ जाता है। इसलिए अनुवादक के पास उस विषय का ज्ञान होना चाहिए। हम उस विषय को समझते हैं और तो तभी उसका अनुवाद करें, अन्यथा अनुवाद न करें। इसके साथ साथ अन्य बहुत सारी बातें हैं, जैसे कार्यालयी हिंदी, खासकर प्रयोजनमूलक हिंदी के अंतर्गत कार्यालयी हिंदी। इसके अंतर्गत कई रूप है, जैसे सरकारी कामकाज या आधुनिक, मतलब आधुनिक विषय है, ये टॉपिक है। पहले इस तरह के ऑफिस नहीं थे, कार्यालय नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे अपने कामकाज, सरकारी कामकाज का स्वरूप बदला और इस तरह नए नए विषय हमारे सामने आ गए, जैसे टिप्पण हो, प्रारूपण हो, संक्षेपण हो, पल्लवन हो। इस तरह कई बातें हमारे सामने आई। जैसे इन सभी का प्रयोग कार्यालय के हर कर्मचारी को करना होता है। जैसे टिप्पण में, जैसे हम नोटिंग कहते हैं, अधिकारी किसी भी कागजात पर हस्ताक्षर करने से पहले कुछ अपनी बात कहता है, जैसे मान्य, अमान्य, सहमत हो, भेजा जाए, प्रेषित किया जाए या अस्वीकृत करे, इस तरह टिप्पणी लिखता है। उसे हम टिप्पण कहते हैं। इसके साथ साथ प्रारूपण एक और प्रकार होता है। कभी कभी पत्र लिखने समय या पत्र लिखने से पहले एक ढांचा तैयार करना होता है, प्रारूप तैयार करना होता है, क्योंकि पत्र लिखने से पहले उसे 2-3 बार कार्यालय के प्रमुख अधिकारी को, अन्य कर्मचारियों को देखना होता है। हम कुछ गलत तरीके से पत्र भेजेंगे और तो निश्चित रूप से जो भी आपकी मांग होगी वह मान्य नहीं होगी। इसलिए प्रारूपण का अपना विशिष्ट महत्व है। प्रारूप ठीक तरह से होना चाहिए। इस पूरी प्रोसेस को, इस पूरी प्रक्रिया को प्रारूपण कहा गया है। इसके साथ साथ कभी कभी हमें कार्यालयी कामकाज में किसी बातों का संक्षेपण करना होता है। खासकर विद्यार्थियों के लिए भी इस तरह का प्रश्न होता है। 1/3 जैसे इस तरह का प्रश्न होता है। संक्षेप में कोई अनुच्छेद दिया जाता है, बड़ा अनुच्छेद दिया जाता है और उसका संक्षेप में 1/3 बनाना होता है, उसे हम संक्षेपण कहते हैं। संक्षेप में उसे बनाना। इस तरह पत्रकारिता के क्षेत्र में
कोई बड़ा समारोह संपन्न हुआ है तो उसे संक्षेप में उसे लिखना होता है, सार लिखना होता है, वृत्तांत लिखना होता है। वहां इस तरह का कौशल आप लोगों की काम आता है। इसके लिए बहुआयामी भाषाओं का ज्ञान आपको होना चाहिए, बहुत सारे शब्दों का ज्ञान आपको होना चाहिए। इसके साथ साथ अगला कुछ एक प्रकार है पल्लवन। कोई बात संक्षेप में, खासकर व्याख्याता के लिए बहुत बड़ा कौशल होता है कि कोई एक पंक्ति पर आपको 1 घंटा बोलना है, 2 घंटे बोलना है, 10 मिनट बोलना है। पल्लवन में इस तरह की अहम भूमिका रहती है। छोटी सी पंक्ति हो, कोई विचार हो, उसे विस्तार से प्रकट करना पल्लवन होता है। इस तरह का भी उपयोग पत्रकारिता अन्य बहुत सारे क्षेत्रों में विद्यार्थियों के लिए, वक्ताओं में इसका उपयोग किया जाता है। जब हम पत्रकारिता की बात करते हैं, आज हम देखते हैं कि पत्रकारिता स्वतंत्र विषय है, हिंदी भी स्वतंत्र विषय है, लेकिन कई विश्वविद्यालयों में हिंदी तथा पत्रकारिता विभाग, इस तरह के कई विभाग खुल चुके हैं, क्योंकि पत्रकारिता और हिंदी दोनों का एक दूसरे, हालांकि भाषा के साथ साथ पत्रकारिता को भी आजकल पढ़ाया जा रहा है। एमए में स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता का स्वतंत्र 100 अंकों का पेपर है एमए में। आपके बीए के तथा बीए बीकॉम के छात्रों के लिए, बीएससी के छात्रों के लिए पत्रकारिता का स्वतंत्र छोटा सा टॉपिक है। आप अपने गांव से, हालांकि सभी को साहित्य की पढ़ाई के बाद हालांकि नौकरी मिल जाएगी ऐसा नहीं है। सभी मतलब साहित्य पढ़ने के बाद आपके पास कोई कौशल आएगा और आप किसी कोई नौकरी कर पाएंगे, लेकिन हमें साहित्यिक कौशल को प्राप्त करना है। साहित्यिक कौशल क्या है? जैसे अनुवाद कार्य करना, अच्छी तरह से भाषा को प्रकट करना, आकाशवाणी दूरदर्शन के लिए काम करना, अच्छी तरह से लिखना। अब हम पत्रकारिता को के बारे में बता रहे हैं, तो 5 W और 1 H कब, कहाँ, कैसे, क्यों, इस तरह है। और कहाँ इस तरह की जो 5 W, व्हाट, व्हाई, व्हेन और हाउ, इस तरह जो 4-5 प्रकार है, इनको समझ लेना और इनको जानना, इनके अर्थों को ढूंढ लेना, तभी हम समाचार लिख पाते हैं। जैसे कि न्यूज शब्द अंग्रेजी में समाचारों के लिए कहा जाता है, इसमें NEWS चारों दिशाओं का उल्लेख है। तो पत्रकार के पास इस तरह 6 क कार जिसे हम कहते हैं, 6 क कार जो अभी मैंने बताया, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन, इसका उत्तर जो व्यक्ति अच्छी तरह से ढूंढ पाता है वह अच्छा पत्रकार बन जाता है, अच्छी तरह से समाचार लिख पाता है। आज हम देखते हैं कि आपके गांव में कई प्रकार के अखबार आते हैं। उन अखबारों के लिए आप लिख सकते हैं। अगर आप पत्रकार नहीं है तो कम से कम अखबार के कॉलम के लिए लिख सकते हैं। अखबार में स्वतंत्र वाचिकांचा पत्र व्यवहार, इस तरह का एक कॉलम होता है। आप सभी पाठक के रूप में आपको क्या लगता है, अपने विचारों को आप नियमित रूप से अखबारों में अपनी बात पहुंचाते रहे। निश्चित रूप से धीरे धीरे आपका यह कौशल विकसित हो जाएगा और आगे चलकर आप एक बड़े स्तंभ लेखक के रूप में उभर कर आ जाएंगे। इसलिए निश्चित रूप से पत्रकारिता को जान लेना, समझ लेना आपके लिए नितांत आवश्यक है। छोटी सी बात आपके गांव की क्यों ना हो, उसको आप विस्तार से लिख सकते हैं। जैसे आप किसी व्यक्ति पर लिखना है तो उसे हम फीचर कह सकते हैं। फीचर के भी जैसे व्यक्ति पर फीचर होता है, इसके साथ साथ स्थल विषय फीचर हो सकता है, घटना प्रधान फीचर हो सकता है, कई प्रकार हो सकते हैं, इसलिए हम फीचर कह सकते हैं। इसके साथ साथ दृश्य श्राव्य फीचर हो सकता है, ऑडियो विजुअल फीचर हो सकता है। इसके साथ साथ अखबारों के लिए, पत्रिकाओं के लिए, इस तरह अन्य कई क्षेत्रों के लिए आप फीचर लिख सकते हैं। दूरदर्शन के लिए भी फीचर इस तरह आप बना सकते हैं। इस तरह कई प्रकार है, फीचर के प्रकार है। पत्रकारिता के भी कई प्रकार है। अगर आपको नियमित रूप से टीवी देखने का शौक है तो निश्चित रूप से आप फिल्मी पत्रकार बन सकते हैं। फिल्में देखने का शौक है, फिल्मी पत्रकार बन सकते हैं। अगर आपको राजनीति के बारे में खबरें पढ़ने का शौक है तो निश्चित रूप से आप राजनीति के विषय पर लिखिए। इस तरह के लोगों की काफी कमी है, अखबारों के लिए इस तरह के लेखन की काफी मांग होती है। इसके साथ साथ अगर आप कृषि विषय जानते हैं, समझते हैं, तो निश्चित रूप से कृषि पत्रकारिता के रूप में आप काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप खोजी पत्रकारिता के रूप में भी आप काम कर सकते हैं। कई प्रकार की पत्रकारिता, कई प्रकारों में से किसी एक विषय को चुनकर आप उस पर काम कर सकते हैं, लिख सकते हैं
और इसी के साथ साथ आप अपने रोजगार का एक माध्यम भी इसे आप बना सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप लिखते हैं तो आकाशवाणी के लिए भी लिख सकते हैं, अन्य मीडिया साधनों के लिए भी आप लिख सकते हैं, अन्य मीडिया साधनों के लिए भी लिख सकते हैं। खासकर आकाशवाणी में भी हर हफ्ते 10 मिनटों का एक टाइम स्लॉट दिया जाता है, समय दिया गया है। तो आप आकाशवाणी उस्मानाबाद हो या जहां कहीं हो, जहां कहीं का आपका आकाशवाणी केंद्र हो, वहां आप संपर्क कर सकते हैं और हिंदी में आप अपनी एक वार्ता वहां आप दे सकते हैं और आपकी वार्ता आपकी आवाज में रिकॉर्ड की जाएगी और उसका प्रसारण उस आकाशवाणी केंद्र से किया जाएगा। उसका पारिश्रमिक भी आपको दिया जाता है। इस तरह धीरे धीरे आपका यह कौशल भी निश्चित रूप से विकसित हो जाएगा। इसके साथ साथ प्रयोजन मूलक हिंदी में पत्र लेखन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। आप हालांकि पत्र लेखन काफी पुरानी बात है पत्र लेखन की, लेकिन आज हम केवल कार्यालय पत्रों को देखते हैं। इससे पहले लगभग 25-30 साल पहले पत्र लेखन समय की आवश्यकता थी। हर व्यक्ति अपने रिश्ते नातेदारों को पत्र लिखता था। पोस्टमैन आने की प्रतीक्षा हर एक व्यक्ति द्वारा की जाती थी। फौज में जो कुछ भर्ती होते थे वे पत्र भेजते थे और हम भी अपने रिश्तेदारों को नातेदारों को इस तरह पत्र के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते थे। इस तरह पुत्र अपने पिता को पत्र लिखते थे, पिता अन्य अपने नातेदारों को पत्र लिखते थे। इस तरह पत्र पढ़ना, इस तरह व्यक्तिगत पत्र, पारिवारिक पत्र का काफी अच्छा प्रचलन था। लेकिन मोबाइल के युग में, इंटरनेट के युग में यह धीरे धीरे व्यक्तिगत पत्र या पारिवारिक पत्र लेखन कम हुआ और उसकी जगह आज सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र या व्यापारी पत्र ले ली है। आज यह पत्र लेखन केवल लिखित रूप से नहीं होता, इंटरनेट के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से भी आप पत्र लिख सकते हैं। आपको वह ज्ञान होना चाहिए, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। ईमेल के माध्यम से आप पत्रों को किस तरह से लिखना है वह भी आपको मालूम होना चाहिए। आज हम देखते हैं सरकारी पत्र किस तरह से लिखे जाते हैं। जब आप कार्यालय में जाते हैं तो कई प्रकार के आदेश, सरकारी आदेश, अनुस्मारक, रिमाइंडर किस तरह आपको पढ़ने को मिलते हैं। तो किस तरह से लिखना है, अर्ध सरकारी पत्र क्या होते हैं, यह सारी सरकारी कामकाज की प्रक्रिया के सारे अंग है। इसलिए कहा जाता है कि पत्र लेखन औपचारिक पत्र होते हैं और अनौपचारिक पत्र होते हैं। औपचारिक पत्रों में की भाषा निश्चित होती है और अनौपचारिक उसमें निजी पत्र या पारिवारिक पत्र, उसे अनौपचारिक पत्र कहते हैं। लेकिन औपचारिक पत्रों में सरकारी पत्र वगैरह इस तरह के, और उसमें औपचारिकता का निर्वाह अच्छे तरह से किया जाता है। इसके साथ साथ हिंदी भाषी छात्रों के लिए विज्ञापन यह महत्वपूर्ण है। आज हम कई विज्ञापन पढ़ते हैं, कई विज्ञापन सुनते हैं, कई विज्ञापन देखते हैं, लेकिन भाषा के छात्रों को चाहिए कि वे भी एक अच्छे विज्ञापन वह भी लिखे। खासकर इस तरह के जिंगल्स जिसे हम कहते हैं, जो टीवी पर या रेडियो पर जो गीत लगते हैं विज्ञापन के, जिसे हम जिंगल्स कहते हैं, इस तरह जिंगल्स लिखने वालों की कमी है। कम शब्दों में किसी प्रोडक्ट या किसी उत्पाद को अच्छी तरह से पेश करना, उसके ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए अच्छे शब्दों का प्रयोग करना, यह एक प्रकार का कौशल है। निम्बुस जैसी संस्थाएं है जो इस तरह के विज्ञापन बनाती है, तो उन लोगों के लिए इस तरह किसी प्रोडक्ट के बारे में लिखने वालों की कमी है। कम शब्दों में अच्छी तरह से बातों को प्रकट करने की आवश्यकता होती है। आपको इस तरह का ज्ञान होना चाहिए। यह कब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, अगर आप लिखने की शुरुआत करेंगे तभी। जैसे कि अभी मैंने कहा कि बोलना रची माती व्यक्ति, जैसे मराठी में नाधो महानोर की कविता है, नाधो महानोर, चिंध्या पांघरून सोनं विकायला गेला, गिराईक मिळता मिळेना, चिंध्या पांघरून सोनं विकायला गेला, गिराईक मिळता मिळेना, नंतर सोनं पांघरून चिंध्या विकायला गेला, गर्दी हटता हटेना। अर्थात हे विज्ञापन आहे, जाहिरात आहे। आपका माल रद्दी क्यों ना हो, आपकी प्रस्तुति जितनी सुंदर होगी उसी प्रकार आपका माल बिकता है। निश्चित रूप से आप विज्ञापन के क्षेत्र में अपना करियर कर सकते हैं। बहुत सारे सुअवसर इस क्षेत्र में देखे जा सकते हैं। इसके साथ साथ आज हम पारिभाषिक शब्दों को पढ़ते हैं, प्रयोजनमूलक हिंदी में पारिभाषिक शब्दों को पढ़ते हैं। ये पारिभाषिक शब्दों की आवश्यकता क्यों? जैसे कि 100 साल पहले या 200 साल पहले कंप्यूटर शब्द का इस्तेमाल नहीं, कंप्यूटर शब्द कभी सुना नहीं था। पेन ड्राइव उन्हें मालूम नहीं था, ईमेल शब्द उन्हें मालूम नहीं था।
रेलवे उन्हें मालूम नहीं था। तो 200-300 साल पहले ये सारी रेडियो उसका मतलब इसकी खोज नहीं हुई। ऐसे बहुत सारे शब्द है, बैंक उन्हें मालूम नहीं था शब्द। ये शब्द कब आ गए? मतलब मनुष्य तब भी था, अब भी है, लेकिन ये शब्द पहले नहीं थे। बैंक से ट्राप, रेलवे, आकाशवाणी, इस तरह आकाशवाणी संस्कृत मूल शब्द है, लेकिन रेडियो इस तरह जो शब्द है, मतलब आविष्कार नए शब्दों का हुआ। इंजन, इस तरह शब्दों का आविष्कार हुआ। धीरे धीरे इन शब्दों की आवश्यकता को जिस तरह से महसूस किया गया, उसी प्रकार ये नए नए शब्द विकसित होते गए। जिस तरह नई खोज होती है, नया अनुसंधान होता है, तो उसके लिए किसी शब्दों में आबद्ध करना आवश्यक होता है। इसलिए पारिभाषिक शब्दों की आवश्यकता होती है। जैसे कि विज्ञान को अगर मराठी में पढ़ाना है, विज्ञान को अगर हिंदी में पढ़ाना है, पश्चिमी देशों में इस तरह विज्ञान के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत सारी किताबें हैं। वहां हमसे पहले काफी विज्ञान विकसित हुआ है। तो नए नए शोध, अनुसंधान, कई आविष्कार की बातें हम तक, हमारे छात्रों तक पहुंचानी है, उनकी मातृभाषा में पहुंचानी है, तो निश्चित रूप से उसका अनुवाद होता है। और अनुवाद करते समय अनुवादक को इसके लिए पर्यायी शब्द ढूंढना कठिन हो जाता है। तब वह पारिभाषिक शब्दों का आधार लेता है। भारत सरकार ने स्वतंत्र पारिभाषिक शब्दावली आयोग का गठन किया है। वेबसाइट पर आप देख सकते हैं, भारतीय पारिभाषिक शब्दावली आयोग, इसका कार्यालय नई दिल्ली में है। और उन्हें बहुत सारे विषयों के पारिभाषिक शब्द बनाए हैं, वाणिज्य के बनाए, विज्ञान के अलग अलग जो भी शाखाएं हैं, भौतिक, जीव, रसायन, जितने भी शाखाएं हैं, उस पर पारिभाषिक शब्द बनाए जा चुके हैं। तो उस वेबसाइट पर आप जाकर देख सकते हैं कि हर एक शब्द के लिए पारिभाषिक शब्द बन चुका है। तो अनुवाद कार्य करते समय हर अनुवादक के लिए यह बिल्कुल आसान सी बात हो जाती है कि पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग कर वह अच्छी तरह से अनुवाद करता है। तो आज कई विश्वविद्यालय में, जैसे कि मराठी की हम बात करेंगे, तो हमारे यहाँ विज्ञान 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 10वीं तक मराठी में पढ़ाया जाता है। तो आइए, विज्ञान पढ़ाते समय कुछ शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं, वे पारिभाषिक शब्द है। जैसे नत्र, स्फुरद, इस तरह कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं मराठी में हम विज्ञान पढ़ाते समय। तो 11वीं 12वीं में फिर अंग्रेजी माध्यम से विज्ञान की पढ़ाई की जाती है। तो क्यों ना हम 11वीं 12वीं या स्नातकोत्तर या स्नातकोत्तर अपनी भाषा में नहीं पढ़े, तो निश्चित रूप से वह विज्ञान पढ़ना आसान हो जाता है। सामान्य से सामान्य छात्र भी आसानी से विज्ञान को पढ़ सकता है, अन्य बहुत सारी ज्ञान की शाखाओं को पढ़ सकता है, ज्ञान आत्मसात कर पाता है। कब पढ़ेगा? तो उसका अनुवाद अपनी भाषा में होगा। इसलिए अनुवाद का महत्व अनन्य साधारण है। जैसे कि गीतांजलि का ही मैं उदाहरण दूं कि गीतांजलि 100 वर्ष पहले, मतलब कई वर्षों पहले गीतांजलि को लिखा गया था, लेकिन जब उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, तब गीतांजलि में क्या है इसका पता विश्व को चला, और तब उन्हें इस तरह नोबेल का साहित्य का पुरस्कार प्राप्त हुआ। जैसे कि प्रेमचंद, हिंदी के प्रेमचंद क्या है, अगर इसका अनुवाद अन्य भाषाओं में नहीं जाएगा, तब तक प्रेमचंद को विश्व नहीं समझेगा। इसलिए प्रेमचंद का अनुवाद विश्व में हुआ है। हिंदी के बहुत सारे लेखकों का अनुवाद वहां हुआ, अन्य भाषाओं में हुआ है। अंग्रेजी की बहुत सारी रचनाओं का अनुवाद अपनी भाषा में हुआ है। हिंदी की बहुत सारी रचनाओं को हम पढ़ते हैं, बहुत सारी स्वतंत्र, मराठी का स्वतंत्र पेपर है, प्रादेशिक भाषा का BA तृतीय वर्ष के लिए पेपर है, मराठी की हिंदी में अनुदित रचनाओं को हम पढ़ते हैं। तो इस तरह अनुवाद का कार्य होता है, और खासकर साहित्येतर अनुवाद के लिए इस तरह पारिभाषिक शब्दों की आवश्यकता होती है, और निश्चित रूप से इसका उपयोग होता है। खैर, कई प्रकार है, कई विषय है। प्रयोजन मूलक हिंदी केवल संक्षेप में समेटने वाला ये विषय नहीं है। इसका एक एक विषय, एक एक व्याख्यान का विषय हो सकता है। निश्चित रूप से मैंने आप इन सारी अभी बहुत सारे विषय छूट चुके हैं, बहुत सारे अन्य विषय है प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत, लेकिन इन सभी को यहाँ लेना मेरी दृष्टि से ठीक नहीं। केवल नाम लेकर उसका उपयोग नहीं होगा, और समय सीमा की भी निश्चित रूप से उसका समय का भी ध्यान यहाँ रखना आवश्यक है। इसलिए फिर एक बार मैं जवाहर महाविद्यालय अंडू द्वारा आयोजित शिक्षण महर्षि आलूरे गुरुजी को समर्पित ऑनलाइन हिंदी सप्ताह की व्याख्यान माला की मैं सराहना करता हूँ।
और इस महाविद्यालय के प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर उमाकांत चेनशेट्टी सर, विभाग प्रमुख प्रोफेसर मीना जाधव मैडम तथा हमारे मित्र हिंदी विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर मल्लिनाथ बिराजदार सर तथा जवाहर महाविद्यालय के हम मेरे सभी मित्र, इन सभी का आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने मुझे इस मंच पर बोलने का सुअवसर प्रदान किया है। आप सभी को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रयोजनमूलक हिंदी जैसे विस्तृत क्षेत्र को आपने हमारे सामने रखने का बहुत सुंदर प्रयास आपने किया है। प्रयोजनमूलक हिंदी की आवश्यकता क्या है, यहां से लेकर इस भूमंडलीकरण के दौर में अनुवाद, पत्रकारिता, कार्यालयीन लेखन, आकाशवाणी, दूरदर्शन, फिल्म, पत्र लेखन, कार्यालयिक क्षेत्र में प्रतिवेदन, टिप्पण, पल्लवन, प्रारूपण, संक्षेपण, तो बहुत विस्तृत विषय को आपने काफी सुंदर ढंग से हमारे सामने रखा है। वैसा अगर देखा जाए तो प्रयोजनमूलक हिंदी थोड़ा क्लिष्ट है, लेकिन प्रयोजनमूलक हिंदी को हम अगर मन से अपनाते हैं तो हम इसके क्षेत्र में करियर कर सकते हैं, और छात्रों को यही आवश्यकता है। और प्रयोजनमूलक हिंदी यह एक प्रकार की कला है और उसी के साथ विज्ञान भी है। उसे हम किस प्रकार आत्मसात करते हैं वो हमारे ऊपर निर्भर है। हमें गहराई में जाकर करत करत अभ्यास जड़मती हो तो सुजान को सामने रखकर अगर निश्चित इस क्षेत्र में कार्य करेंगे तो रोजी रोटी का प्रश्न इससे मिट सकता है। और यह आज प्रासंगिक है। इस कोरोना महामारी में निश्चित रूप से काफी सुंदर विषय को आपने हमारे सामने रखने का प्रयास किया है। इस कार्यक्रम में डॉक्टर अनघा तोडकरी मैडम, हमारी छात्रा गौरी राठौड़, हमारे विभाग अध्यक्ष डॉक्टर मीना जाधव मैडम, निकिता इटकळे, प्रेरणा कांबळे, राजेंद्र शिंगारे जी, संगणक तज्ञ योगेश खराडे, डॉक्टर सुधाकर सांगळे, प्रोफेसर डॉक्टर संजय कुलकर्णी, छिद्रमप्पा सलगरे जी, प्रोफेसर राजशेखर नड़गे, सभी हमारे महाविद्यालय के विद्वजन, जिसमें प्रतिभागी बनकर हिंदी सप्ताह में जो अनेक प्रकार के कार्यक्रम हमने रखा है उसका निश्चित ही सदुपयोग किया है। भले ही ज्यादा संख्या नहीं हो, लेकिन ज्यादा की आवश्यकता भी नहीं है। जिन्होंने इसमें शामिल हो गए हैं निश्चित रूप से उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। आपने सुंदर मंतव्य हमारे सामने रखा, हमारे विनती को समझकर आप आए, मार्गदर्शन किया। इसलिए जवाहर कला विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय हिंदी विभाग की ओर से मैं आपका हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। और इसी के साथ यह व्याख्यान का कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ, यह घोषित करता हूं। मैं विभाग